इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ तो संघ के कामकाज की समीक्षा का दांव, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ ही साथ बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक क्या आने वाले समय में बड़े बदलावों का संकेत देने जा रही है? तो आज बीजेपी, संघ और सरकार पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत लखनऊ में 4 दिन मौजूद रहेंगे, तो वहीं दूसरी संगठन बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। वैसे तो आरएसएस प्रमुख का भले ही ये वार्षिक प्रवास का हिस्सा बताया जा रहा हो, लेकिन उनका आना लोकसभा चुनाव के लिए उर्वर भूमि तैयार करने में जुटी बीजेपी की तैयारियों को वैचारिक खाद पानी देने जैसा ही होगा। शुक्रवार को अवध प्रांत के 4 दिन के प्रवास पर संघ प्रमुख का पहुंचना कई सियासी संदेश दे रहा है। संघ प्रमुख संघ के दायित्व धारकों के साथ तमाम बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने के साथ साथ संघ की कोशिश यूपी की राजनीतिक नब्ज को टटोलने की भी होगी। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर 2024 में जीत कैसे दर्ज करनी है, इसको लेकर शुक्रवार को बीजेपी की बैठक में रणनीति का ताना बाना बुना गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने इन सीटों पर नियुक्त प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की। बैठक में रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज जैसी लोकसभा सीटों पर मंथन और चिंतन हुआ। तीसरी बार केंद्र में सत्ता पर काबिज होने के लिए 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी लिहाज से संगठन के साथ साथ आरएसएस भी अब यूपी में जीत की राह तलाशता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वैचारिक मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही बीजेपी की योगी सरकार और संगठन के साथ साथ संघ के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की बुनियाद तैयार करेंगे। सनातन का अपमान करना ये विपक्ष के मूल स्वभाव में है। विपक्ष के अनेकों नेता बार बार में हमारी धार्मिक संस्थाओं के बारे में, हमारी आस्थाओं के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के महंतों के बारे में और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी वो करते रहे, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन देश की जनता सब जानती है और ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, इन सब लोगों को इन सारे विषयों पर अपना जो भी उनका नजरिया है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो उन्हें देश को बताना चाहिए। मुझे माननीय सरसंचालक जी के प्रवास की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नियमित प्रवास साल में होता है। उसी प्रक्रिया की तरफ यहाँ उनका प्रवास होता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा सबको साथ लेके चले। हमारे जो प्राथमिकता में है वो समाज के सब वर्ग। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे संगठन का भी जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। ये लोग समाज में विषमता और टकराव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में पारित कराए गए विधेयक की गूंज के बीच संघ भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला ले चुका है। यानी आधी आबादी के बीच कमल की स्वीकार्यता बढ़ाने में ये कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल संघ 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में जुटा है। शताब्दी वर्ष को देखते हुए संघ प्रदेश में अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को विस्तार दे रहा है और खासकर संघ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर विचार हो रहा है। और दूसरी तरफ महिलाओं को 33% आरक्षण पर मोहर। जनता पार्टी जितना मर्जी दावा कर ले कि वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से इस देश की जनता परेशान है।
और उन्होंने इनके खिलाफ अपना मैंडेट देना प्रारंभ कर दिया है। चाहे आप देखिए कर्नाटक को देखिएगा, चाहे आप हिमाचल को देखिएगा और अभी अभी आप घोसी को देखिएगा, तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सूर्यास्त होना प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित तौर पे जब ये 80 की 80 सीटों की बात करते हैं तो जनता को भी ये बातें केवल हवाई और ये जुमला ही दिखाई देता है। तो जिस तरह से संघ संचालक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से ये चर्चा होनी शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को गुरु मंत्र मिलना अब तय है। लगातार आपको बता दें कि संघ के कामकाज की समीक्षा के साथ ही साथ संघ के तमाम संगठन के लोगों से मुलाकात करने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महत्वपूर्ण मुलाकात संघ संचालक मोहन भागवत करेंगे। इसके अलावा केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि दोनों ही डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति से लेकर तमाम तरह की प्लानिंग और प्लॉटिंग पर चर्चा हो सकती है। मोहन भागवत का ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर आना कहीं ना कहीं संघ, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होने वाले बड़े बदलाव या बनने वाली नई रणनीति का सूचक जरूर नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेता है, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अनूप सांडा सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले मनोज जी आपसे ही सवाल होगा, जिस तरह से मोहन भागवत जी आए हैं, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब गुरु मंत्र मिलना तय है? प्रियंका जी, स्थिति ये है चूंकि चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और लेना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव को गंभीरता से नहीं लेता जी तो कहीं ना कहीं जो सीट ऑफ नंबर है वो कम हो जाएगा और आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो अभी चूंकि जो 14 सीटें हैं जहां पर अन्य दलों का कब्जा है, तो कैसे उनको अपने पक्ष में लाया जाए और कैसे हम वहां पर जाके जनता को समझाएं कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश होने की कगार पर है और जहां पर भय व्याप्त था और जहां पे लोग व्यापार करने के लिए आते नहीं थे उत्तर प्रदेश में, आज देखिए कि आप नोएडा में एक्सपो लगा है। और एक ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये सबको जानकारी है, मालूम है सबको। लेकिन मोहन भागवत जी के आने से क्या बदलाव होगा, इस बारे में भी इशारा कीजिएगा, क्योंकि बातें तो लगातार होती रहती हैं और ये दिखाई देता रहता है, अब ये सबको मालूम है। नहीं, मोहन भागवत जी चूंकि आरएसएस भी एक बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन का भी दिशा निर्देश और जो उनकी सलाह मशवरा है वो भी पार्टी लेती है। जहां पर उनको लगता है कि हमें कुछ चीजें सुधारने की आवश्यकता है या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो उसी चीज को लेके मंथन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है और मिलना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अनूप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, साफ तौर पर यहाँ पर मनोज जी का कहना है कि उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए और मिलता रहता है, और यही वजह है कि जो बैठक हो रही है, आगे मुख्यमंत्री से भी बैठक होगी। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा और आपके द्वारा भी कहा जाता है कि आरएसएस के द्वारा ही सरकार चलती है। बिल्कुल, मैं ये बात कहने ही जा रहा था। ये बात साबित हो गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं को सांस्कृतिक संगठन होने का ढोंग करता है। उसकी मूल आकांक्षाएं राजनीतिक हैं। वो अपने किसी मुखौटे के द्वारा देश की राजनीति को संचालित करना चाहता है और अपनी बंटवारे की मानसिकता को देश के ऊपर थोपना चाहता है। नहीं तो आप खुद सोच करके देखिए कि श्री मोहन भागवत जी की देश में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के और प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक क्यों वो उनके एक इशारे के ऊपर अपनी रणनीतियां तय करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक कठपुतली है जिसकी डोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में होती है। मनोज जी से जवाब लूंगी। मनोज जी से जवाब लूं। मनोज जी, आपका कहना है
कि अनुभव मिलता है उनसे, लेकिन यहाँ पर अनूप जी का तो साफ कहना है कि सरकार उनके इशारों पर ही चलती है। क्या जवाब देंगे इस पर आप? स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए, मैं इसमें क्या हस्तक्षेप करूं। अनूप जी, अब चूंकि अनूप जी की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जो भगवान राम पे सवाल उठाते हैं और नहीं, लेकिन फिर बार बार जब बाकी पार्टियां ये बात कहती हैं कि कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा के आधार पर चलता है, तो फिर आप सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं। और फिर जब चुनावों की रणनीति की बात आती है तो आप विचार विमर्श की बात कह के पूरी तरह से प्लानिंग में, रणनीति में उनके हिसाब से उनको शामिल करते हुए नजर आते हैं। तो इस पर आप अपना स्वीकार्यता तो मानिए ना कि हाँ ठीक है, उनकी विचारधारा, उनके अनुभव के आधार पर निर्णय होते हैं। नहीं प्रियंका जी, आप देखिए कि संगठन तो संगठन के हिसाब से चलता है ना। अगर कोई सहयोगी दल या कोई ऐसा संगठन जो सपोर्ट, जिसकी विचारधारा हमारे से मैच करती है और उस विचारधारा को हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, आप मुझे बताइए। तो अब मेरा मानना यह है कि अगर हिंदुत्व, या आज आप ये देखिए जो महिला बिल पास हुआ है, तो उस महिला बिल का फायदा क्या हमें आपको ही मिलेगा, ये और किसी धर्म जाति विशेष के लोगों को नहीं मिलेगा। ये कानून जो बनता है वो देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के लिए बनता है। और चीजें, सरकार जो होती है, सरकार खाली एक व्यक्ति की नहीं होती, सरकार पूरे प्रदेश की होती है। और प्रदेश में जिस भी धर्म के लोग होते हैं सबके लिए सरकार काम करती है। ये तो हमारा नारा है कि हम हर धर्म, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। पर लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी को सपने देखने का अधिकार है, सपने देख सकती है। भाई वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी तक भारतीय जनता पार्टी में थे और आज एक समाजवादी की पार्टी की पिच पे खड़े होकर खेलते हैं और माननीय अखिलेश यादव कुछ बोलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दों को और जो चीजों को भटकाने का काम समाजवादी पार्टी करती है, अब वो होने वाला नहीं है प्रियंका जी। अब जनता जानती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कहाँ और हम कहाँ सुरक्षित है। ठीक है अनूप जी, मनोज जी ने यहाँ पर आप पे ही आरोप लगाया है, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आते हैं सामने, यहाँ पर आपकी भी विचारधारा यहाँ पर नजर आती है कि जब इस तरह के बयान आते हैं, सनातन विरोधी बयान आते हैं, तो आपकी पार्टी से भी कोई नेता उनकी खिलाफत करते हुए नजर नहीं आता, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यदि वो एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो आपकी पार्टी भी एक विचारधारा को सपोर्ट करती है। प्रियंका जी, उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। मनोज भाई बोल लेने दीजिए। प्रियंका जी, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि परिचर्चा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के चुनावों के संबंध में जो मंथन कर रहा है उसके बारे में कर रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उनके बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने बयानों द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म को की आस्था को सम्मान करती है, प्रत्येक धर्म को समान मानती है और किसी की भी धार्मिक आस्था को खंडित नहीं करना चाहती है। यहाँ सवाल दूसरा ये उठता है कि हमारे मित्र ने कहा कि मुद्दों को भटकाने का काम तो ये कर रहे हैं। आपके इस परिचर्चा का विषय ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक और उससे संबंध में, लोकसभा के संबंध में उसकी तैयारी जी। तो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्म की बात कहाँ से आ गई? नहीं, विचारधारा की बात आएगी तो बेशक नाम तो आएगा, क्यों नहीं आएगा जब विचारधारा की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ आपको ऊपर सवाल ये है कि आज सवाल ये है, और मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंकुश, उसकी लगाम, भारतीय जनता पार्टी के लगाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, उनके निर्देशों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है? मनोज जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मनोज जी जवाब दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ उनकी स्थिति क्या है भाजपा के संगठन में, या संवैधानिक स्थिति क्या है कि जो वो सारी सीटों की समीक्षा करते हैं। इससे साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयं राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मनोज जी जवाब दीजिएगा। अनूप जी का आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना मुखौटा बना करके अपनी नीतियों को लागू करवाना चाहती है। मेरा स्पष्ट सवाल है। अपने आप इंडिपेंडेंट एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक अलग संगठन है, अलग पार्टी है, अलग सिस्टम है। भारतीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, और राजनीतिक दल नहीं है वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में उनके पास पूरा संगठन है, पूरी चीजें हैं, कार्यकर्ता है, और वो जमीन से जुड़ के शिशु मंदिर और सारी चीजें चलाते हैं। अगर उनकी
अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच करती है और अगर वो अपने आप में कोई जवाब देते हैं और चीजें रखते हैं तो बिल्कुल मानना चाहिए, क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगी, आप लोगों के पास मैं आती हूँ। मनीष जी, जिस तरह से हम यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक तो मोहन भागवत जी का जो उत्तर प्रदेश का दौरा है उसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो मानती है कि विचारधारा मैच करती है, उनके अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, पर खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करती। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि तमाम पार्टियां जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती हैं, वो खुद भी एक एक विचारधारा को लेकर चलती हैं। ऐसे में क्या मानते हैं आप, आज जिस तरह का दौरा होने वाला है उसको लेकर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि खुलकर इस बात को कबूलती नहीं है तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? नहीं प्रियंका जी, पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है कि आरएसएस उनका मात्र संगठन है। अब देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि मानो मेरी मनोज पंडित जी की या अनूप जी की माँ तो घर में होगी, तो माँ जो कहेगी, माँ अगर दिशा देगी, माँ अगर कोई सीख देगी तो माननी है जी, है ना। माननी है नहीं माननी है, माँ से चर्चा के बाद होगा। अब अनूप जी की पार्टी कहती है कि हमें अपने माँ बाप की बात नहीं माननी, हमारा कोई बाप नहीं है, हमारे कोई विचारधारा नहीं है, तो उनकी इच्छा, वो अपने पिताजी के हाथ से माइक खींच रहे तो क्या फर्क पड़ना है। यहाँ ये बात तय है, किसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जब अस्तित्व में आया तो एक विचारधारा के साथ अस्तित्व में आया जी, और उसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई जी। और अगर एक सी विचारधारा है तो, और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ, तो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र पेरेंट संगठन है। सच है, उनको आइडियोलॉजी वहां से मिलती है और जब जरूरत पड़ती है मदद भी मिलती है। मैं खुला कहता हूँ, हाँ मिलती है और मिलनी भी चाहिए। अपने बाप से, अपने माँ से मदद लेनी भी चाहिए। ठीक है। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि अरे वो उनमें डिपेंडेंट, अरे भाई हाँ है डिपेंडेंट, आरएसएस उनका वैचारिक संगठन है। आपके यहाँ वैचारिक संगठन क्या है? आपके पास अपना विचार ही नहीं है। आप अपने पिता का भी अपमान कर दो तो आपको कुछ नहीं पता लगता। अनूप जी, ठीक है अनूप जी, मनीष जी ने यहाँ पे सवाल उठाया, जवाब दीजिएगा उस सवाल का। भाई आपका अगर ऐसा कोई वैचारिक संगठन है, आप भी सपोर्ट करते नजर आते हैं कभी कभी? देखिए, एक राजनीतिक दल जब बनता है तो उसका नीति वक्तव्य तैयार होता है, उसका संविधान तैयार होता है, उसके आदर्श तय होते हैं। दुनिया में वो तो मान रहे हैं ना कि उनके विचार मेल खाते हैं। चुप हो जाए, आपकी बात मैंने सुनी, आपने इतना समझा दिया, माँ पिता सब समझा दिया, मैंने सुन लिया। अरे मेरी बात मेरी बात तो सुन ले। मनीष जी, अनूप जी को अपनी बात पूरी कर लेते जी। इतना उत्तेजित मैं बस एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, मेरे उसी सवाल में इनके सवाल का जवाब है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है और उसकी आइडियोलॉजी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनसे मार्गदर्शन लेती है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उसने अपने नीति वक्तव्य में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत को अंगीकार करके देश में लागू कराने का काम करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त दस्तावेजों में कहीं गांधीवादी समाजवाद की का शब्द का उल्लेख एक बार भी अगर दिखा दिया जाए। अब मनीष जी के बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। मैं भी पढ़ लिख करके आता हूँ, मैं भी पढ़ लिख करके आता हूँ और आपकी आवाज की तेजी से नहीं बोलूंगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। मनीष जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको जवाब का मौका दूंगी। ठीक है भाई मनीष जी, अनूप जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।
फिर आपको मैं समय दूंगी। अरे मनीष जी उनको उनकी बात तो पूरी कर लेने दीजिए भाई, डिबेट में बैठे तो आप उनकी बात भी तो सुनेंगे। मनीष जी डिबेट में बैठे तो उनकी बात तो सुन लीजिए ना, उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके जो भी विचार है आप रखिएगा जी। कौन सा रास्ता नहीं पड़ लिया इन्होंने? अब देखिए अभी भी नहीं चुप हो रहे हैं जी। अनूप जी अपनी बात पूरी करिए। मैंने प्रियंका जी एक सीधा सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना सम्मेलन में जारी किए गए नीति वक्तव्य में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश में गांधीवादी समाजवाद की परिकल्पना को स्थापित करने के लिए गठित की जा रही है। ठीक है अनूप जी, लेकिन ये सवाल इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन ये सवाल ही अपूर्ण है भाई। उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपकी पार्टी का जो गठन हुआ था, सनातन पर जब बयान आते हैं तो आपके नेता सिर्फ ये कहकर मुकर जाते हैं कि ये उनका निजी मसला हो सकता है। आप भी समाजवाद को लेकर कहां चलते हुए नजर आते हैं? ठीक है मैं एक बार फिर से मनीष जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। नहीं, आपने सवाल कर लिया अनूप जी आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, जवाब लेने दीजिएगा मुझे जी। मनीष जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया राजनीतिक उत्थान कहां से हुआ? इमरजेंसी से हुआ। किस लिए सत्ता में आए, किस लिए राजनीति में आए? कांग्रेस के विरोध में राजनीति में आए और आज कांग्रेस की गोद में बैठे खेल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा राजनीतिक मकसद में पढ़ लिया मुझे बता दीजिए। इनको चैलेंज करता हूँ, टीवी में बंद कर दूंगा अगर बता देंगे इन्होंने कौन सा मकसद में पढ़ लिया। और तीसरी बात, एकदम निशाने पे लगा है, कौन सा दस्तावेज पढ़ा जरा बता दो। अरे जो नहीं बताओ बोलने का फायदा नहीं है, बोलने का कोई लाभ नहीं है। आप बताओ, आपने RSS से कौन सा दस्तावेज पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा, ना आपको पता है, जो मुंह में आए वो बक रहे हैं आपको देने की आइडिया नहीं है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वक्तव्य पढ़ लिया आपने? आप कोई रेफरेंस दोगे? नहीं दोगे। आप अपना बताओ। आप तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए, इमरजेंसी की पैदाइश हो आप लोग, और इमरजेंसी की पैदाइश होकर कांग्रेस के गोद में बैठ गए। अनूप जी जवाब दीजिएगा इस सवाल का। मेरे पास हर सवाल का जवाब। इस सवाल का आप विचारधारा की बात करते हैं, आप अपनी पूरी विचारधारा छोड़कर आज इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। समाजवाद की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये देश समाजवाद। प्रियंका जी कैसे चलेगा? ठीक है मनीष जी उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका भी दीजिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए जी। समाजवादी विचारधारा के मूलभूत सिद्धांतों में बात कही है हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि समाज में अरे मनीष जी चुप हो जाइए। मनीष जी उन्हें बोलने का मौका। मनीष जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं। मनीष जी मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करना चाहूंगी। मनीष जी आपको कुछ देर के लिए शांत होना पड़ेगा, उनकी बात सुननी भी तो पड़ेगी भाई डिबेट में। इस तरह से डिबेट मत करिए आप, डिबेट खराब हो जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये बात साफ तौर पे समाजवाद के सिद्धांतों में कही है कि देश में जाति की, वर्ग की, रंग की, आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए समाजवादी विचारधारा संघर्ष करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में तो आज आप उसका पालन कर रहे हैं? आज मेरी बात तो हो जाए। नहीं देखिए समय मेरे पास बहुत कम है, आप 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे फाइनल कमेंट लेना है मनोज जी से भी जी। आप 1 मिनट दे दे, मेरे जवाब। 1 मिनट नहीं 10 सेकंड में दे पाऊंगी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है वो देश में आर्थिक असमानता पैदा कर रही है, धार्मिक असमानता पै रही है, महिलाओं में विभेद कर दिया। उमा भारती जी बैठक करने जा रही हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को। अब महिलाओं के लिए इतना बड़ा बिल पास हो गया, उसके बाद भी अभी आप महिलाओं के लिए ये बात करें तो अभी तो समाजवादी विचार प्रासंगिक नहीं नजर आती। ठीक है अनूप जी, मनोज जी अपनी बात रखिएगा। पार्टी असमानता लाना चाहिए। अनूप जी अब शांत हो जाइए, समय नहीं है मेरे पास। अनूप जी शांत हो जाइए, अनूप जी शांत हो जाइए। मनोज जी फाइनल कमेंट। आप ये देखिए प्रियंका जी, जो पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के उद्देश्य पर चलने की बात कर रही है, उस पार्टी का अध्यक्ष कोई
यादव परिवार के अलावा आज तक बना ही नहीं। आप ये देखिए, पहले नेताजी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, आज माननीय अखिलेश यादव जी उसके अध्यक्ष हैं। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। ठीक है। और नीयत और नीति इसलिए स्पष्ट है कि जो सिर्फ देश के विकास की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है। आज जिस उत्तर प्रदेश में अनूप जी बैठे हैं, उस उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था। आज उस उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम हो रहा है। ठीक है मनोज जी, समय मेरे पास बहुत कम है। आपने चर्चा में भाग लिया, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। अनूप जी बहुत धन्यवाद आपका भी, और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में संघ संचालक मोहन भागवत की एंट्री के साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों, राजनीतिक हलकों में भी एक बार फिर बाजार गर्म हो चुका है, चर्चाएं गर्म हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि किस तरह के मार्गदर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा कहा जाता है कि चुनावी मोड में रहती है। 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अब पिछले चुनावों में हारी थी, उन्हें जीतने को लेकर लगातार पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। किस तरह के गुरु मंत्र को लेकर आगे बढ़ेगी, आने वाला समय बताएगा। 2024 के चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।